Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start online biology classes from Peshawar Public School and College, Warsak Road, Peshawar. So चैप्टर नंबर 14 है जिसका नाम है रेस्पिरेशन, क्लास सेकंड ईयर का। इसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? Respiration, it is a complex oxidation reduction process which takes place inside the living cell, during which organic molecule glucose is broken down into carbon dioxide, water, and energy is released in the form of adenosine triphosphate means ATP। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होके या ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दौरान ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है। इसके नतीजे में हमारे साथ पैदा हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, एटीपी की शक्ल में। ये ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन जो है ना, इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, while reduction is the gain of electron or hydrogen। सो इसको हम आसान अल्फाज में इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ रिस्पिरेटरी फ्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी। मीन रिस्पिरेटरी फ्यूल जो कि ग्लूकोज है उसके ब्रेकडाउन को और इसकी रिज़ल्ट में एनर्जी को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर वही एनर्जी हमें ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज़म को मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में मदद देते हैं, जैसा कि मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, सेल डिवीज़न है, ग्रोथ है, नर्व इम्पल्स जो कि एक न्यूरॉन फायर करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे इस तरह के और भी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं रेस्पिरेशन की क्लासिफिकेशन करते हैं। रेस्पिरेशन जो है ना, इट इज़ कैटेगराइज इनटू एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ए सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं और इंटरनल रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। ए सेलुलर, ए मीन्स नॉट, मीन्स ये जो रेस्पिरेशन है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये सेल के लेवल पर नहीं होता, बल्कि ये जो है ना इसमें क्या होती है, इसमें जस्ट ब्रीथिंग होती है। मीन्स इसको हम ब्रीथिंग भी कह सकते हैं, इसमें ब्रीथिंग होती है। ब्रीथिंग जो है ना ये फिर फर्दर दो स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। एक है इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं और एक्सहेलेशन को हम एक्सपायरेशन भी कह सकते हैं। इनहेलेशन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं या ऑक्सीजन की इनटेक करते हैं, और एक्सपायरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। और ये जो ए सेलुलर प्रोसेस है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ये क्या है? ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जबकि इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? ये सेल के लेवल पर होता है। इट टेक प्लेस इनसाइड द सेल और ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये क्या है? ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ना, ये दो स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। एक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना वो क्या होती है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन का वो टाइप है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है या लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड टू टेक प्लेस, while aerobic respiration is that type of cellular respiration or internal respiration which take place inside the or in the presence of oxygen, which take place in the presence of oxygen। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है और या इसको बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सो हम कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये क्या है? ये एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ इज ATP production। The ultimate result of aerobic respiration and anaerobic respiration means cellular respiration or internal respiration is ATP production, means energy production।
और ये जो इंटरनल रिस्पायरेशन है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये जो इंटरनल रिस्पायरेशन है ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन पे डिपेंड करता है। किस तरह? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन है इसका जो पार्ट है एरोबिक रिस्पायरेशन, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ये ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है? ये हमें प्रोवाइड करता है इंटरनल रिस्पायरेशन। जो उसका स्टेप है इनहेलेशन या इंस्पायरेशन में हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। इसी तरह जो सेलुलर रिस्पायरेशन की रिज़ल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, उसको रिमूव करने के लिए क्या चाहिए? उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास फिर एक प्रोसेस है जो है एक्सेलेशन और एक्सपायरेशन। एक्सेलेशन या एक्सपायरेशन के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से फिर रिलीज़ करते हैं। इस चैप्टर में हम ज़्यादा फोकस जो है ना वो हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पर देंगे। ये जो है ना एरोबिक रिस्पायरेशन, अनएरोबिक रिस्पायरेशन, इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास फर्स्ट ईयर बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर में। और हमारा जो फोकस होगा यहाँ पर वो होगा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन पर, मींस ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पर। लेकिन बिफोर गोइंग इन डिटेल अबाउट ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, हम थोड़ा सा रिस्पायरेटरी सर्फेसेस के बारे में पढ़ते हैं। रिस्पायरेटरी सर्फेसेस क्या चीज़ होती हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस द सरफेस एरिया ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी वेयर गैसेस एक्सचेंज with the environment or surrounding takes place। रेस्पिरेटरी सरफेस वो सरफेस होती हैं, वो इलाका होता है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। ये ऑर्गेनिज्म बॉडी का वही इलाका होता है, वही एरिया होता है, वही सरफेस होता है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है माहौल के साथ या सराउंडिंग के साथ। इसको हम सिंपल अल्फाज में इस तरह भी कह सकते हैं कि द एरिया थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। वो इलाका जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। हम अभी पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस। रेस्पिरेटरी सरफेसेस की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है ये है थिन होना चाहिए। रेस्पिरेटरी सरफेस जो है ना इट मस्ट बी थिन बिकॉज for efficient diffusion, because diffusion is only efficient over the distance of 1 millimeter or less। क्योंकि efficient diffusion तब होता है जब distance 1 millimeter 1 mm या इससे कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है it must be permeable, it must be permeable so that gases can pass through it। ये permeable होना चाहिए ताकि गैसेस जो है ना इसकी ऊपर से गुज़र कर सके, पास हो सके। थर्ड जो पॉइंट है सरफेस एरिया शुड बी लार्ज। सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। वाई? सो दैट सफिशेंट अमाउंट ऑफ गैसेस कैन डिफ्यूज़ थ्रू इट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस जो है ना वो इसकी ऊपर से डिफ्यूज़ हो सके। नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो है इट शुड बी मॉइस्ट। मॉइस्ट होना चाहिए क्योंकि गैसेस जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? डिज़ोल्व हो जाते हैं। इट मस्ट पोजेस गुड ब्लड सप्लाई, मीन्स कि ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इट शुड बी हाईली वस्कुलराइज्ड। इसको ब्लड सप्लाई अच्छा होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन जो है ना ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो सके और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी जो है ना वो वहाँ पे डिफ्यूज़ हो सके। कहाँ पे डिफ्यूज़ हो सके? हम जानते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं पिछले क्लासेस में कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एक्चुअली वो कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं हमारे पास लंग में। ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसको सराउंड करते हैं क्या? ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज जो है ना इसके इर्द गिर्द होते हैं। ये जो है ना ये काफ़ी थिन होते हैं। ये जो एल्वियोलाई है उसका जो मेम्ब्रेन है वो भी काफ़ी थिन होते हैं और जो ब्लड कैपिलरीज है उसका भी। तो क्या होता है कि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है ना डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड कैपिलरी में और ब्लड कैपिलरी से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाता है एल्वियोलाई में। फिर जो है ना हम एक्सेलेशन या एक्सपायरेशन के थ्रू इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से। नेक्स्ट पॉइंट है मस्ट हैव गुड वेंटिलेशन मैकेनिज़्म। वेंटिलेशन मैकेनिज़्म ठीक होना चाहिए। अभी वेंटिलेशन मैकेनिज़्म किसे कहते हैं? वेंटिलेशन है क्या चीज़?
वेंटिलेशन जो है ना ये मेडिकल वर्ड है जो कि ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेंटिलेशन इज़ अ मैकेनिज्म ड्यूरिंग विच ऑक्सीजन एंटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी होना ज़रूरी है क्योंकि ताकि जो ही ऑक्सीजन गैस बॉडी में एंटर हो जाए उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। बिकॉज एज ऑक्सीजन एंटर टू द बॉडी सो दैट इट शुड बी ट्रांसपोर्टेड बाय द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। अभी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या है जो अब हमने बात की रेस्पिरेटरी सर्विसेज में। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। सबसे पहले जो है ना उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ना ये दो पार्ट से बना है। हीमो जो पार्ट है इट इज़ आयरन कंटेनिंग पार्ट, while ग्लोबिन इज़ प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट। ये जो है ना आयरन कंटेनिंग रेड पिगमेंट है जो कि रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन के केस में ये रेड ब्लड सेल में पाए जाते हैं और लोअर ऑर्गेनिज्म के केस में ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं जैसा कि अर्थवर्म। इन आयरन कंटेनिंग रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल इन केस ऑफ ह्यूमन एंड इन प्लाज्मा इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म। नेक्स्ट जो है वो है हीमो एरिथ्रिन। हीमो एरिथ्रिन क्या है? ये भी आयरन कंटेनिंग रेड पिगमेंट है जो कि मेंबर्स ऑफ इनलेट में पाए जाते हैं। आयरन कंटेनिंग रेड पिगमेंट है जो कि इनलेट के मेंबर्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हेमोसाइनिन। हेमोसाइनिन जो है ना ये कॉपर कंटेनिंग ब्लू पिगमेंट है जो कि मोलस्क के मेंबर्स में पाए जाते हैं विच इज़ फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ मोलस्क। नेक्स्ट जो है ना वो है इकाइनोक्रोम। इकाइनोक्रोम जो है ना वो आयरन कंटेनिंग है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि इकाइनोडर्म्स में पाए जाते हैं, जो कि इकाइनोडर्म्स के मेंबर में पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है वो है रिस्पिरेटरी ऑर्गन। रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या चीज़ होती है? रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो है ना अगर हमारे पास वो ऑर्गन जिसके थ्रू रिस्पिरेशन होता है, जिसके थ्रू ब्रीथिंग होती है, अगर वो ऑर्गन हमारे पास लंग है तो ऐसे रिस्पिरेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी रिस्पिरेशन। और पल्मोनरी रिस्पिरेशन जो है ना हायर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, हायर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। अगर हमारे पास ये रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो है ना ये ट्रिकिया हो तो फिर हम इसको कहते हैं ट्रिकियल रिस्पिरेशन और ट्रिकियरी रिस्पिरेशन। ये कौन से ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं? ये इंसेक्ट में पाए जाते हैं। इंसेक्ट में क्या होता है? ट्रिकियल रिस्पिरेशन होता है क्योंकि इनमें जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है वो ट्रिकिया है। नेक्स्ट जो है ना वो है गिल्स। अगर रिस्पिरेटरी ऑर्गन किसी ऑर्गेनिज्म का गिल्स है तो उसको फिर हम कहते हैं ब्रोंकियल रिस्पिरेशन। ब्रोंकियल रिस्पिरेशन होती है फिशेज़ में। किसमें होती है? फिशेज़ में। नेक्स्ट है स्किन। अगर हमारे पास जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है वो स्किन है तो फिर हम उस टाइप ऑफ रिस्पिरेशन को क्या कहेंगे? क्यूटेनियस रिस्पिरेशन कहेंगे। क्यूटेनियस रिस्पिरेशन जो है ना ये अर्थवर्म में होता है। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? अर्थवर्म है। इसी तरह नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट जो ऑर्गन है उसको हम कहते हैं बुक लंग्स। अगर बुक लंग्स है तो ये हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा? तो ये हमारे पास पाए जाते हैं स्कॉर्पियन में और स्पाइडर। ये किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं? स्कॉर्पियन और स्पाइडर में पाए जाते हैं। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट रिस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। इस